हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है राजा, किसान और नगर। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पहले आप चैप्टर 1 वाली वीडियो को देखिएगा, देन आप चैप्टर 2 वाली वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि इस बीच भारतीय इतिहास में क्या हुआ। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे कई पुरातात्विद और इतिहासकार बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में संसाधनों की कमी होने लगी थी और हड़प्पाई नगर योजना और संस्कृति का अंत होने लगा था। तो ऐसा माना जाता है कि कई हड़प्पाई लोग सिंधु घाटी के क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के किनारे बस गए और एक नई सभ्यता को बसाया, जो 600 ईसा पूर्व में विकसित होकर गंगा घाटी की सभ्यता कहलाई। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक भारत में क्या क्या हुआ। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कब खत्म हो गया। बस आप इसे एक स्टोरी की तरह समझना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जॉन मार्शल वो बंदा था जिसने हड़प्पा की खुदाई करवाई और 1924 में दुनिया के सामने एक नवीन और विकसित सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की और उसकी घोषणा की। तो अगर आपने चैप्टर 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जॉन मार्शल वो बंदा था जिसकी वजह से आज हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। ऐसे ही इस सेकेंड चैप्टर में जेम्स प्रिंसेप वो बंदा है जिसने 1938 में अशोक के लिखवाए हुए अभिलेखों को पढ़ा और हमें अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1938 में अशोक के लिखवाए हुए अभिलेखों पर लिखी हुई ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा और उसका अर्थ निकालकर हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी दी। प्रिंसेप को पता चला कि ज़्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है और कुछ अभिलेखों पर देवनाप्रिय यानी देवता का प्रिय भी लिखा है और इसके अलावा कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था और जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों पर लिखी हुई लिपियों को पढ़ा और उसका निष्कर्ष निकाला कि प्रियदर्शी और देवनाप्रिय एक शासक के लिए इस्तेमाल किया गया था जो कि था अशोक। जी हाँ, ये वही अशोक था जिसे आप सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसने 261 BC में कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध में हुई अपार धन संपत्ति और संसाधनों की हानि और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु को देखकर ये प्रण लिया कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने की बजाय लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया। और जिसके बाद अशोक को सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाने लगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अशोक ने जब कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया तो उसके बाद की किसी दूसरे देश या क्षेत्र के राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर अशोक से युद्ध करे, क्योंकि सभी अच्छे से जानते थे अशोक के हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूला। अशोक ने राजाओं में इतना डर बना रखा था कि किसी की औकात नहीं थी कि अशोक के जिंदा रहते हुए अशोक साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। अच्छा, इसके अलावा अशोक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप खुद किताबों, इंटरनेट और अपने टीचर से जानकारी लेकर कमेंट जरूर करना। और इसके साथ ही अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला।
तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन अभिलेख ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे और इसीलिए अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग होने वाली लगभग सभी लिपियों की मूल है। भारत में मिले अशोक के सभी अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि का यूज किया गया था, जो कि काफी प्राचीन लिपि है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया और उनके अक्षरों को ब्राह्मणी लिपि के अक्षरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया। और कई वर्षों के प्रयास के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने 1838 में अशोक के अभिलेख पर उत्कीर्णित ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का यूज किया गया था। पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाले हिंदू यूनानी शासकों के सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों की मदद से खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं और कैसे इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और इसके साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि क्या अभिलेख हमें सही और सटीक जानकारी देते हैं, क्या अभिलेखों पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इतिहासकार और पुरातात्विक सिर्फ अभिलेखों से ही इतिहास का पता लगाते हैं, तो आप इस बार गलत हैं, क्योंकि अभिलेख हमें इतिहास का सिर्फ एक ही पहलू दिखाता है। और आप खुद ही सोचिए, अभिलेख लिखवाने वाले तो राजा थे और वो अभिलेखों में अपने बारे में लिखवाते थे ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में जान सके। और आप ही बताएं, क्या कोई राजा कभी अपनी बुराई या अपनी हार के बारे में लिखवाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ही होते तो क्या आप कभी अपनी बुराई के पोस्टर लगवाते हैं? नहीं ना। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी उस टाइम के जो राजा और महाराजा थे, वो अभिलेखों में सिर्फ अपनी अच्छाई को ही लिखवाते थे और अपने आप को शूरवीर दिखलाते थे। बाकी लोगों की क्या स्थिति थी उसके बारे में कोई भी राजा नहीं लिखवाता था। तो इसीलिए अभिलेखों से हमें सिर्फ राजा के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी पक्का नहीं कि उसमें जो राजा के बारे में लिखा है वो सच भी है कि नहीं। क्या पता, हो सकता है राजा कायर, डरपोक और नालायक था, लेकिन उसने अपने अभिलेखों में अपने आप को शूरवीर, विश्व विजेता बताया हो। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिलेखों को हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते हैं। तो आप अभी वीडियो को रोककर मुझे कमेंट में बताना कि अगर आप राजा होते तो आप अपने बारे में क्या क्या लिखवाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें इससे अपने एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेख पत्थर, धातु या फिर किसी कठोर सतह पर खोदकर लिखी गई पाठ्य सामग्री होती है। प्राचीन काल में शासक अभिलेख पर अपने आदेशों, शौर्य और विजय गाथाओं के बारे में लिखवाते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर इन अभिलेखों की क्या सीमाएं या फिर आप कह सकते हो क्या कमियां हैं। तो इसकी पहली कमी है तकनीकी सीमाएं, मतलब कुछ अभिलेख नष्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से अक्षर लुप्त हो जाते हैं और इसीलिए हमें अभिलेखों से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इसकी दूसरी कमी है भाषा की अपरिचितता, मतलब अक्षरों के हल्के लिखे होने की वजह से उन्हें पढ़ना और उनका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी तीसरी कमी है अर्थ निकालने में कठिनाई, मतलब कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों और उपाधियों का यूज किया गया है, इसीलिए इन अभिलेखों को पढ़ना और उनका अर्थ निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी चौथी कमी है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, मतलब अभिलेखों के अंदर राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होता है, क्योंकि इन अभिलेखों को बनाने वाला खुद राजा था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य कौन कौन से परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण काल माना जाता है,
क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन हुए, जैसे नए विचारकों का उदय। इस टाइम पीरियड में कई नए विचारकों का उदय हुआ, जैसे ईरान में जरयुस्थ, चीन में खुगत्सी, भारत में महावीर और बोध, यूनान में सुकरात, प्लेटो। नेक्स्ट है नगर और राज्यों का उदय। इस टाइम पीरियड में कई नए राज्य गंगा घाटी के क्षेत्र में उभरने लगे। नेक्स्ट है धार्मिक ग्रंथों की रचना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान कई ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है लोहे का बढ़ता प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड में औजारों, कृषि उपकरणों और हथियार बनाने में लोहे का यूज़ बढ़ने लगा, जिससे कि कृषि उत्पादन भी बढ़ने लगा। इसका अगला सबसे बड़ा परिवर्तन था सिक्कों का विकास। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो नेक्स्ट है बौद्ध और जैन धर्म का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की। तो नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध, कौशल और वत्स शामिल थे। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपद और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि महाजनपद का मतलब होता है जब किसी भूखंड पर कोई जन अथवा समूह अपना पांव रख दे या फिर बस जाए, तो उस भूखंड को जनपद कहा जाता है। और ठीक इसी तरीके से कई जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें गांधार, अवंती, कलिंग, मगध शामिल थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपदों का उल्लेखन जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 16 महाजनपदों में से 12 महाजनपदों में राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी कोई एक राजा ही शासन करता था। लेकिन 4 महाजनपद ऐसे भी थे जहां लोगों का समूह शासन करता था, जिसे संघ अथवा गढ़ कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भी संघ से आए थे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, जिसे अक्सर किलों के द्वारा घेरा जाता था ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। तो इस महाजनपद काल में शासकों के कुछ काम भी निर्धारित थे, जैसे व्यापारियों, किसानों और शिल्पकारों से टैक्स और भेंट लेना और धन जुटाने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना होता था। सो आई होप अब आप महाजनपदों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। और इसे बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसे एक स्टोरी की तरह समझना है, फिर सारी की सारी चीज़ें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 16 महाजनपदों में से भी एक महाजनपद सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और इसी महाजनपद के शासक ने आगे चलकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मगध महाजनपद की, जो कि इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और समृद्ध महाजनपद था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मगध महाजनपद इतना ज़्यादा पावरफुल और समृद्ध महाजनपद कैसे बना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट था मगध। और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसका मीनिंग था राजाओं का घर। लेकिन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। तो चलिए अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो इसका पहला रीजन था उपजाऊ भूमि। मगध साम्राज्य गंगा और सोन नदी के बीच में था, जिस कारण ये क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ था और यहाँ पर कृषि उत्पादन भी अधिक होता था। इसका दूसरा रीजन था लोहे का प्रयोग। मगध साम्राज्य में लोहे का यूज कृषि उपकरणों, औजारों और हथियार बनाने के लिए किया जाता था, जिससे मगध की सेना काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। इसका तीसरा रीजन था आगमन की बेहतर व्यवस्था। मगध गंगा और सोन नदी के बीच में था, जिसकी वजह से जल मार्गों से व्यापार करना काफी सस्ता और आसान था। तो इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन था हाथियों की बहुलता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मगध साम्राज्य में काफी संख्या में हाथी थे
और इन हाथियों का यूज युद्ध के लिए और पेड़ उखाड़ने के लिए किया जाता था। तो इसका पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था महत्वाकांक्षी राजा। तो मैं आपको बता दूं कि मगध साम्राज्य के महान और महत्वाकांक्षी राजाओं की वजह से मगध साम्राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली महाजनपद बना। और मगध साम्राज्य के ये शासक आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 16 के 16 महाजनपदों के नाम नहीं याद रखने हैं। आपको बस ये 5 महाजनपदों और उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को याद रखना है। जैसे मगध महाजनपद, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये इन 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो नेक्स्ट है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ये वही गांधार था जहां से मामा शकुनी आए थे। आपने महाभारत में मामा शकुनी को तो देखा ही होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, महाभारत सिर्फ मामा शकुनी की वजह से हुई थी या फिर इसके पीछे कोई दूसरा भी रीजन था? और अगर आपको लगता है इसके पीछे और कई सारे रीजन थे तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि इसके बारे में सभी जान सकें। तो नेक्स्ट है कुरु, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि कौरव और पांडव इसी कुरु महाजनपद के थे। इस कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास से आने के बाद बसाया था। और जैसा कि आप सभी ये जानते ही हैं कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान हरियाणा में है। तो नेक्स्ट है कंबोज। इसकी राजधानी हाटक थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट है पांचाल। तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री थी और इस पांचाल महाजनपद की राजधानी कापिल्य थी। तो अब आपको क्या लगता है, महाभारत रियल था या फिर सिर्फ ये एक स्टोरी है? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बाकी महाभारत रियल थी या नहीं, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मगध से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंत तक कौन कौन से शासक रहे हैं, उन्हें आज की इस वीडियो में हम लाइन वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद राजा बन गया। और फिर इसके बाद इसी के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके खुद राजा बन गया। तो आप देख रहे हैं कैसे खुद राजा बनने के लिए जो पुत्र होते हैं वो अपने पिता की हत्या कर देते हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद जब उदयन राजा बना तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने उदयन की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया और एक नए वंश की स्थापना की, जो कि था नंद वंश। तो महापद्म नंद के बाद उसका पुत्र घनानंद राजा बना। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि घनानंद बहुत ही घमंडी और शराबी शासक था। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान शिक्षक थे और भारत की राजनीति और कूटनीति की काफी समझ रखते थे, तो उन्हें जब पता चला कि सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, भारत पर हमला करने आ रहा है, तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि उस टाइम पर भारत बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। चाणक्य घनानंद के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं और ये टाइम भारत को एकजुट करने का है। लेकिन घनानंद ने चाणक्य की बातों को मजाक में उड़ा दिया। घनानंद उस टाइम पर नशे में थे और चाणक्य को देखकर गुस्सा हो गए, जिसके बाद उसने न सिर्फ चाणक्य की बातों को नकारा, बल्कि चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकलवा दिया। और ये भी कहा जाता है कि जब चाणक्य को धक्के मारकर बाहर निकाला गया तो उस टाइम चाणक्य की चोटियां खुल गई थी, जो कि चाणक्य के लिए बहुत ही बड़ा अपमान था। अब आप ही जरा सोचिए, जब एक ज्ञानी ब्राह्मण को दरबार से धक्के मार के निकाल दिया जाए
तो सोचिए कैसा लगेगा। इस अपमान के बाद चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा लिखी, मैं इस घमंडी नंद वंश का अंत करके ही रहूंगा। लेकिन चाणक्य ने अपने अपमान से पहले अपने देश के बारे में सोचा। चाणक्य ने पहले अपनी चालाकी और कूटनीति से सिकंदर से बिना युद्ध किए हुए उसे भारत से भगा दिया। इसके बाद चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर नंद वंश का अंत कर दिया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जिसके बाद 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार ने 25 सालों तक शासन किया और इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक ने सत्ता संभाली और अशोक ने कुल 36 सालों तक शासन किया। जी हाँ, ये वही अशोक था जिसे आप सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसने 261 बीसी में कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध में हुई अपार धन संपत्ति और संसाधनों की हानि और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु को देखकर ये प्रण लिया कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने की बजाय लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया। और जिसके बाद अशोक को सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाने लगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अशोक ने जब कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया तो उसके बाद की किसी दूसरे देश या क्षेत्र के राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर अशोक से युद्ध करे, क्योंकि सभी अच्छे से जानते थे अशोक के हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूला। अशोक ने राजाओं में इतना डर बना रखा था कि किसी की औकात नहीं थी कि अशोक के जिंदा रहते हुए अशोक साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। अच्छा, इसके अलावा अशोक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप खुद किताबों, इंटरनेट और अपने टीचर से जानकारी लेकर कमेंट जरूर करना। और इसके साथ ही अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उस पूरे साम्राज्य को अकेले संभाल सके। जिसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू होने लगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य था, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। तो इसके बाद आया कर्णव वंश। कर्णव वंश की स्थापना वासुदेव कर्णव ने की थी। वासुदेव कर्णव ने शुंग वंश का अंत करके सत्ता हासिल की। तो इसके बाद आपको याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का शासक वंश था, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सातवाहन शासकों के समय मातृसत्तात्मक समाज था, यानी शासक अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता का नाम था गौतमी बलश्री, तो उसके पुत्र को गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत की थी। तो इसके बाद आपको कुषाण शासकों के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुषाण शासक मध्य एशिया से आए थे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि कुषाण वंश की स्थापना पेशावर नाम के राजा ने की थी और कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। तो इसके बाद आता है गुप्त वंश यानी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का तेजी से विकास और विस्तार हुआ था। गुप्त वंश में आपको 5 शासकों के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला शासक है श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। दूसरा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा पावरफुल शासक था। और तीसरा शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में अपने बारे में लिखवाया था। तो इसका चौथा शासक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 5वां शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से भारत को बचाया था। सो आई होप अब आपको भारतीय राजवंश के सभी वंशों और उनके राजाओं के बारे में समझ में आ गया होगा।
तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रयाग प्रशस्ति। तो बेसिकली प्रशस्ति का मतलब होता है उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। यानी जब हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो उसे प्रशस्ति कहते हैं, यानी प्रशंसा करना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पहले के राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी तारीफ की जाती थी। जैसे कई सारे कवि उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे और कई कारीगर राजाओं को खुश करने के लिए उनकी मूर्ति बनाते थे ताकि राजा खुश होकर उन्हें इनाम दे दे। तो इनाम की लालच में राजा के दरबारी अक्सर राजा की प्रशंसा में कविताएं और उनकी मूर्तियां बनाया करते थे। ऐसे ही समुद्रगुप्त के शासनकाल में सम्राट समुद्रगुप्त के एक राजकवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जिसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन किया है, जिसमें समुद्रगुप्त को इंद्र यानी वर्षा के देवता, कुबेर यानी धन के देवता, यम यानी मृत्यु के देवता, वरुण यानी वायु के देवता के बराबर बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 गायों का दाता और विश्व विजेता बताया गया है। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे राजा अपनी तारीफों में अभिलेख और कविताएं लिखवाते थे ताकि आने वाली जनरेशन उन्हें एक महान और शक्तिशाली राजा समझे। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुदर्शन सरोवर झील। तो मैं आपको बता दूं कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सुदर्शन सरोवर झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र राज्यपाल पुष्यमित्र ने करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन सरोवर झील एक कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल झील है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और गुजरात के गिरनार में संस्कृत का पहला अभिलेख लिखवाया था। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ संस्कृत का पहला अभिलेख किसने लिखवाया था। तो इसका आंसर है शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत का पहला अभिलेख गुजरात के गिरनार में लिखवाया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रभावती गुप्त। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभावती गुप्त के बारे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रभावती गुप्त के ऊपर भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसकी शादी वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुई थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि संस्कृत धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने भूमि का दान भी किया था। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी। तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी व्यापारियों के समूह को कहा जाता था, जिनका काम कच्चा माल खरीदना और तैयार माल को बाजारों में बेचना होता था। तो चलिए हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें मौर्य इतिहास की जानकारी देते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कई ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें मौर्य इतिहास की जानकारी देते हैं। तो इसमें पहला है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। तो चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रशासन का वर्णन किया है। तो सेकंड है मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, विशेषकर नगर प्रशासन का वर्णन किया है। तो तीसरा है अशोक के अभिलेख। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर भारत और सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग पूरे ही भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवना प्रिय यानी देवताओं का प्रिय राजा और प्रियदर्शी यानी सुंदर मुखाकृति वाला राजा बताया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के मस्की अभिलेखों में हमें अशोक का नाम मिलता है। इसके अलावा अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध के वर्णन के बारे में मिलता है। तो चौथा डॉक्यूमेंट है बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ। तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य में किस तरीके से शासन किया जाता था।
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताइए। या फिर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बताइए। तो फर्स्ट है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और मौर्य काल में राज्य की आय का जो मेन सोर्स था वो कृषि से आने वाला टैक्स था। तो नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासन। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन था जिसमें राजा ही कानून बनाता और उसे लागू करता था और राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश और सेना नायक होता था और इसके अलावा राजा ही अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। तो थर्ड है प्रांतीय प्रशासन। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसके बेहतर ढंग से संचालन के लिए मौर्य साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में डिवाइड किया गया था। तो पहला है तक्षशिला, दूसरा है तोसली, तीसरा है स्वर्णगिरी, चौथा है पाटलिपुत्र और पांचवा है उज्जैनी। तो आप इसे एक ट्रिक की मदद से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है TTSUP। तो टी से हो जाएगा तोसली, नेक्स्ट टी से हो जाएगा तक्षशिला, एस से हो जाएगा स्वर्णगिरी, यू से हो जाएगा उज्जैनी और पी से हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो कुछ इस तरीके से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। तो इसकी चौथी विशेषता है सैन्य प्रशासन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य शासकों की सेना बहुत ही विशाल और शक्तिशाली थी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी, रथ शामिल थे और सेना का प्रमुख राजा होता था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में भी बताया है। तो इसकी पांचवी विशेषता है न्याय प्रशासन। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य शासक न्याय की ओर विशेष ध्यान देते थे और इसके अलावा मौर्य काल में न्याय की उचित व्यवस्था की गई थी। इसके लिए नगरों में नगर कचहरियां और गांव में पंचायतें न्याय काम करती थी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य काल में दंड बहुत ही कठिन होते थे और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो चलिए हम बात करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक में वो कौन कौन से परिवर्तन आए जिसके बाद अशोक को महान सम्राट और अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक एक महान सम्राट था जिसने जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। अशोक ने कुल 36 वर्षों तक शासन किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुराणों और अभिलेखों में अशोक को देवना प्रिय यानी देवों का प्रिय और प्रियदर्शी यानी सुंदर मुखाकृति वाला राजा बताया गया है और कर्नाटक के मस्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में हुई संपत्ति और संसाधनों की हानि और भयंकर मृत्यु को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का एक प्रण लिया। अशोक ने शांति और अहिंसा को अपनाया। कलिंग युद्ध का उल्लेखन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक ने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य के विस्तार करने की बजाय लोक कल्याणकारी कार्यों में किया। अशोक ने राज्यों में सड़कों का निर्माण, छायादार वृक्ष लगवाए, अस्पतालों और धर्मशालों का निर्माण करवाया। इसके अलावा अशोक ने शिकार और पशु हत्या पर रोक लगाई और पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण भी करवाया। इसके साथ ही अशोक ने विज्ञान, कला, साहित्य, बुद्ध और जैन ग्रंथ, गणित, ज्यामिति इन सभी के एजुकेशन को प्रसार के लिए कई सारे विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। तो इन्हीं कल्याणकारी कार्यों में से एक प्रमुख कार्य था लोगों को नैतिकता का सही संदेश देना, क्योंकि अशोक तो कलिंग युद्ध के बाद ये समझ गया था कि युद्ध, नफरत और हिंसा इंसान को सिर्फ बर्बादी और विनाश की ओर ले जाती है और अच्छे नैतिक आचरणों और व्यवहार के जरिए दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए अशोक ने लोगों में नैतिकता का सही संदेश देने के लिए धम्म की स्थापना की। मैं आपको पहले ही बता दूं कि धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि अशोक का एक नैतिक संदेश था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। तो इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक के धम्म को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो क्या अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था? कथन को स्पष्ट करें। तो इस तरह के प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अशोक के धम्म को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम अशोक के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अशोक एक महान मौर्य सम्राट था जिसने जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। अशोक ने कुल 36 सालों तक शासन किया।
इसके बाद आप अशोक के धम्म के बारे में बताएंगे कि अशोक ने कैसे अपने धम्म के सिद्धांतों को फैलाया और लोगों को नैतिकता का संदेश दिया। तो आप बताएंगे कि अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए नैतिक संदेशों को प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था। अशोक ने अपने आदेशों और संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक का धम्म का सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक यानी सभी के लिए था, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति उदार भावना, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, सदैव सत्य बोलना, दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर करना, पशु हत्या न करना, ऐसे कुछ नैतिक सिद्धांत थे और इन्हीं सिद्धांतों को अभिलेखों में धम्म कहा गया। और मैं आपको बता दूं कि अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म तक का ही प्रतिरूप नहीं था, बल्कि इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को लिखा गया था। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी अशोक के नैतिक संदेशों को फैला सके। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो कि राजनीतिक दृष्टि से एक था, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें कई सारे मतभेद थे और नैतिकता की कमी थी। अशोक ने अपने साम्राज्य के सांस्कृतिक एकीकरण के लिए धम्म का प्रचार प्रसार किया था। करेंगे आखिर शासक अपनी स्थिति को उच्च दिखाने के लिए क्या क्या उपाय करते थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो मैं आपको बता दूं कि राजा ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन यानी लोगों में पॉपुलर होने के लिए अपनी स्थिति को उच्च दिखाने के लिए अनेक काम करते थे, जैसे देवताओं के साथ जुड़ना। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन यानी लोगों में पॉपुलर होने के लिए अपनी स्थिति को उच्च दिखाने के लिए राजाओं ने खुद को देवताओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुषाण शासकों ने अपनी स्थिति को उच्च दिखाने के लिए अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ा, जिसके एविडेंस हमें उनकी मूर्तियों और सिक्कों से मिलते हैं। तो नेक्स्ट है मूर्ति स्थापित करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा महाराजा देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ उनके बगल में अपनी मूर्तियों को भी स्थापित करवाते थे, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारा राजा भी देवताओं के बराबर है। इससे राजाओं को जन समर्थन प्राप्त होता था। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश की मथुरा में स्थित देवस्थल से कुषाण शासकों की मूर्ति मिली है, और ऐसी ही मूर्ति हमें अफगानिस्तान के एक देवस्थल से मिली है, जिससे ये पता चलता है कि कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी देवताओं के इक्वल बताना चाहते थे। इसके अलावा राजा महाराजा अपनी स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए उपाधियां धारण करते थे, जैसे कुछ कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः कुषाण शासक उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। इसके अलावा शासक अपनी स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए अपनी प्रशस्तियां लिखवाते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरबारी कवि राजा को खुश करने के लिए कई सारी प्रशस्तियां लिखते थे, जिसमें वो राजा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर महान बताते थे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हरिशेन के द्वारा लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है। तो आइए अब हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक सिक्कों का विकास किस तरह से हुआ, और इस पर भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान सिक्कों का विकास और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में विनियमन काफ़ी हद तक आसान हो गया था। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से सिक्कों का विकास हुआ, यानी पहले कौन से सिक्के आए थे और उसके बाद कौन से सिक्के। तो इनमें फर्स्ट है आहत सिक्के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आहत सिक्के चांदी और तांबे को मिलाकर बनते थे, जिसे पीट पीट कर ढाला जाता था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासकों ने आहत सिक्के जारी किए थे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंद यूनानी शासकों ने अपनी प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी किए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंद यूनानी शासक 2वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शासन करते थे। तो नेक्स्ट है सोने के सिक्के। तो मैं आपको बता दूं कि कुषाण शासकों ने सबसे पहले
प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनका वजन 4.5 ग्राम था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। तो नेक्स्ट है रोमन सिक्के। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से हमें बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करता था। तो नेक्स्ट है तांबे के सिक्के। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र के योधे कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए, जिसमें तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के एंड में आपको कुछ बुक्स के नाम को ध्यान रखना है कि उन बुक्स को किसने लिखा है। जैसे अष्टाध्याय और संस्कृत व्याकरण की बुक पाणिनि ने लिखी थी, अर्थशास्त्र बुक चाणक्य ने लिखी थी, मुद्राक्ष बुक को विशाखादत्त ने लिखा था, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था और नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है डाउनलोड ऑल नोट्स। इसका लिंक हमने प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पर आप 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे जो नोट्स है उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपको 12th क्लास के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए सिंपली आप क्लास 12th नोट्स, ये जो लोगो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने जो 12th क्लास के नोट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब लेट सपोज अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस का समकालीन विश्व राजनीति का जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है तो मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। देन ये आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगी और यहाँ पर आप इजीली जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले। और अगर आपको नोट्स को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है पे एंड डाउनलोड नोट्स। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर लेट सपोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारे जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है वो ओपन हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।